हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। हम पढ़ रहे थे एग्ज़ाम पॉइंटर संगम की बुक, जिसमें 35 वर्षों में पूछे गए पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है। डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका पूरा संग्रह इस बुक में दिया गया है। इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसका मैंने एक कंपाइल्ड वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। देन एंशिएंट हिस्ट्री नाम से मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दी है, उससे भी आप पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये क्लास डेली 12 PM पर होती है, जिसमें हम 30 से 35 मिनट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। समय भी ज़्यादा नहीं है। रोज़ हम लोग जो पीवाईक्यू में क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए उसका हमारा रिवीजन भी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से हमें पढ़ना है मध्यकालीन इतिहास, मिडीवल हिस्ट्री। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमें पढ़ना है मिडीवल हिस्ट्री में सबसे पहले अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। इन्होंने क्या किया था? पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अरब जनरल जिसने 1711 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की और खलीफा के शासन क्षेत्र के एक भाग के रूप में उस पर कब्जा किया था, वो कौन थे? ये भी मोहम्मद बिन कासिम थे। देन है पुस्तक तहकीक मालिले हिंद, किसने लिखी है? तो ये लिखी है अल-बरूनी ने। क्या पुस्तक का नाम है? तहकीक मालिले हिंद। वीडियो आप 2 से 4 बार देखिएगा, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अल-बरूनी ने अपनी किस पुस्तक, किताबुल हिंद, अल-बरूनी की पुस्तक है किताबुल हिंद, इसे मीन मकाला भी कहते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई है? तो इसमें आंसर गायब है। ये जो लिखी गई है किताब उल हिंद, ये लिखी गई है अरब भाषा में। किसमें? अरब भाषा की बुक है। अरब नहीं, अरबी, अरबी भाषा में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किताब उल हिंद एक किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है अल-बरूनी के द्वारा। देखिए ये पुस्तक कितनी बार, मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछा है। उज्बेकिस्तान का यात्री था अल-बरूनी, जो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। अल-बरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ का था? उज्बेकिस्तान का था। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत पर हमले के दौरान महमूद गजनवी आक्रमणकारी के साथ था। किसके साथ था? महमूद गजनवी के साथ। मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान द्वारा हारी गई थी। जो तराइन का द्वितीय लड़ाई थी वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और जो पहला तराइन का युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हारा था। उनके राज पर कब्जा कर लिया गया था। कब? तराइन के द्वितीय युद्ध में। चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था तराइन का युद्ध। किसने 11वीं शताब्दी में गुजरात पर हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा? तो किसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? तो इनका नाम है मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी का पंजाब के बाहर अंतिम आक्रमण था। किस पर था? सोमनाथ पर इन्होंने अंतिम आक्रमण किया था। किसने किया था? मोहम्मद गजनवी ने। प्राचीन समय में विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा कई बार लूटा गया ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो सोमनाथ मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। और किसके द्वारा लूटा गया था? महमूद गजनवी के द्वारा। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गौरी और किस वंश के कन्नौज जयचंद के बीच हुई थी? तो गहड़वाल वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी। कौन सी? चंदावर की लड़ाई। किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था? तो ये थे भीम द्वितीय। इन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को हराया था। मोहम्मद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वो किया था 1001 ईस्वी में। कब किया था महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण? 1001 ईस्वी में। किताब उल हिंद के लेखक अल-बरूनी को शासक महमूद गजनी द्वारा बंदी बनाया गया था। किसके द्वारा? अल-बरूनी को
बंदी बनाया गया था? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा बनाया गया था। 1001 ईस्वी में पहले आक्रमण में महमूद गजनी ने भारतीय शासक को हराया था। किसको हराया था महमूद गजनी ने? तो जयपाल को हराया था। किसको? जयपाल को हराया था। मोहम्मद गौरी का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का केंद्र नष्ट हो गया था। कब नष्ट हुआ था? ये हुआ था 1200 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब की गई थी? ये 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हुआ था। कब हुआ था? 1191 में हुआ था। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। कहाँ पर? चंदावर के युद्ध में राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुए थे। चंदावर की वर्तमान भौगोलिक स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर स्थित है। कौन? चंदावर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय कौन शासक था? तो ये राज्यपाल शासक थे। क्या नाम था? राज्यपाल। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है। कौन से? लेन पुल। गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो ये गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन। मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता था, उसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन थे? मध्य एशिया के वे शासक थे जिन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। वह शासक जो पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध है, उनका क्या नाम है? पृथ्वीराज तृतीय और अर्डोराज तृतीय। ये किसके नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज चौहान। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये प्रयुक्त होता है पृथ्वीराज के लिए। क्या युक्त होता है? भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी, उसका नाम है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। अब हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में से सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया था? तो ये किया था खिलजी राजवंश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी के दौरान। दिल्ली का पहला सुल्तान था, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। दास वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो ये दास राजवंश से संबंधित है। किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी। गुलाम वंश लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश था। कौन था? गुलाम वंश था जिसने लगभग 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप पर शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया किस राजवंश से संबंधित करती हैं? तो ये संबंधित है मामलुक। काकतीय राजवंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? तो गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी। किसके बारे में? इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारी के बारे में।
सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? इल्तुतमिश ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी सिक्कों पर टकसाल लिखने की परंपरा? इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? तो ये आया था इल्तुतमिश के काल में आया था। किसके काल में? इल्तुतमिश के। गुलाम का गुलाम कहा जाता है। कौन कहा जाता है? इल्तुतमिश गुलाम का गुलाम कहा जाता है। भारत का वह मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो ये थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया था? इक्ता व्यवस्था प्रारंभ। मलिक इख्तियार उद दीन अलुतनी ने रजिया सुल्तान को कैद किया था। कहाँ पर किया था? बठिंडा के किला मुबारक में रजिया सुल्तान को कैद किया गया था। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। 1206 ईस्वी और 1526 के बीच का समय दिल्ली सल्तनत के काल के रूप में जाना जाता है। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से कब हटाया गया था? तो ये हटाया गया था 1240 ईस्वी में। बदायूं 1197 से 98 ईस्वी पर कब्जा करके इल्तुतमिश ने वहां के पहले मुस्लिम गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान कब बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी। मामलुक साम्राज्य की शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक दिल्ली की सुल्तान थी। वह शासक जिसके द्वारा टंका और जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे, उसका क्या नाम था? उनका नाम था इल्तुतमिश। रजिया पहली महिला शासक भारत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश तुर्की शासक की बेटी थी। जो रजिया सुल्तान थी वो किस शासक की बेटी थी? तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी थी। क्या राजधानी थी? दिल्ली राजधानी थी। अब हम पढ़ेंगे बलबन और उसके उत्तराधिकारी। किसके बारे में? बलबन और उसके उत्तराधिकारी के बारे में। वह तुर्की सुल्तान जिसके द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई थी, उसका क्या नाम है? उसका नाम है बलबन। इनके द्वारा खून और लोहे की नीति अपनाई गई थी। सल्तनत शासक गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1227 अवधि के दौरान दिल्ली पर शासन किया था। किसने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी? तो ये शुरू किया था गियासुद्दीन बलबन ने। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था, कौन थे? ये थे बलबन ने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का कौन सा गवर्नर था? तो उस गवर्नर का नाम है तुगरिल खां। इन्होंने जो बलबन के काल में क्या किया था? विद्रोह किया था। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, वो कौन है? वो है बलबन। सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, वो कौन थे? ये थे बलबन, जिन्होंने पूरा 1 वर्ष क्या किया था? मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल को कटवाने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया था, पूरा 1 वर्ष। बलबन की उपाधि धारण की थी, किसने की थी? उलुग खान ने। उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। वह दिल्ली का सुल्तान जिसने दरबार में सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी, वो कौन थे? गियासुद्दीन बलबन। इन्होंने क्या किया था? सिजदा और पेबोस की प्रथा शुरू की थी। बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद के नायब के रूप में कार्य किया था। किसने? बलबन ने दिल्ली के सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद गुलाम वंश के शासक गियासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ईस्वी ने उपाधि धारण की थी जिले इलाही की। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? गियासुद्दीन बलबन ने। अब हम पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी 1296 से 1316 ईस्वी तक। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य गेगेरियन शहर सीरी का निर्माण किया था? तो ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था।
रानी पद्मावती का संबंध किस शहर से है? तो ये चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज द्वारा लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे खिलजी वंश के प्रथम संस्थापक। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा को पराजित किया था। उनका क्या नाम था? उनका नाम था लक्ष्मण सेन। इन्हें किसने? बख्तियार खिलजी ने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो है अलाउद्दीन खिलजी। बलबन के राजतत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासन ने पुनः स्थापित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित क्रम बताना है। कालक्रम के अनुसार जो व्यवस्थित क्रम है। किस किस पर विजय अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो सबसे पहले गुजरात पे किया, उसके बाद रणथंभौर पे किया, देन चित्तौड़गढ़ और उसके बाद वारंगल पे किया। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, उसके बाद रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल पर विजय प्राप्त की थी। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी है। क्या नाम है? अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? तो ये परास्त किया था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। घड़ी और गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये नाम है अलाउद्दीन खिलजी। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी। किसकी सीमा थी? सिंधु। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन सहाना ए मंडी अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। किसके लिए? सहाना ए मंडी के अधिकारियों के लिए। जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। जफर खां अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? जफर खां थे। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को जाना जाता था सराय ए अदल के रूप में। दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा नकद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। खिलजी राजवंश दिल्ली पर शासन किया था 1290 से 1320 ईस्वी तक। खिलजी और तुगलक शासकों ने सैन्य कमांडरों को क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया था और इन क्षेत्रों को जाना जाता है इक्ता के नाम से। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया था जिसका क्या नाम था? इसका नाम है सीरी। सीरी का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग 50% हिस्से के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल था कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। पहला मुस्लिम शासक जिसका सम्राट भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। गुजरात के वघेला राजवंश का वह अंतिम शासक जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज दिया गया था करण देव। अब हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश कंप्लीट करके आज की क्लास हम लोग कंप्लीट बंद करेंगे। क्या पढ़ना है अब हमें? तुगलक वंश। दिल्ली के सुल्तान ने इब्न बतूता का उसकी विद्वता और कला के उदार संरक्षक के रूप में उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली की काजी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया था। किसने किया था? महमूद बिन तुगलक ने। भारत पर तैमूर ने आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। वह शासक जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक।
किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता का मूल निवासी था मोरक्को। मोरक्को का मूल निवासी कौन था? इब्न बतूता। प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक, जिसका अन्य भारतीय भाषाओं में भी मंचन किया गया, ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था गिरीश कर्नाड ने। क्या लिखा था? तुगलक नाटक। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। 14वीं शताब्दी के दौरान भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्राओं का उपयोग किया था। फिरोज शाह तुगलक फितूहाते फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ है, वो शासक कौन था? राजवंश कौन था? तुगलक था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश और सहदास माना था, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक थे। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरा तथा दारू खफा की स्थापना की थी, वो कौन थे? फिरोज शाह तुगलक। सब्र कर लगाया जाता था सिंचाई पर। क्या नाम है कर का? सब्र कर सिंचाई पर लगाया जाता था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसमें दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ को बेहतर हो सके, वो थे फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था। किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाए थे। देन है बेरोजगारों के सहतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा। किसके शासनकाल में? नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो ये थे तुगलक वंश के। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीतल नामक तांबे का सिक्का चलाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के के स्थान पर जीते नामक तांबे का सिक्का चलाया था। मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था, जो बनी थी सस्ती धातु से। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य वेनिस से भारत आया था। कहाँ से भारत आया था? वेनिस से भारत आया था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत, मिडेवल हिस्ट्री का पार्ट। इसका एक पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हमें पढ़ना है सैयद एवं लोदी वंश के बारे में। किसके बारे में? सैयद एवं लोदी वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए हुए। ये क्लास 30 से 45 मिनट की होती है, तो समय निकालकर रोज आप लोग 12 बजे जुड़कर ये क्लास देख सकते हैं। आगरा शहर को किसने बसाया था? तो ये सिकंदर लोदी ने बसाया था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी थे।
इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो ये बाबर के द्वारा मारे गए थे। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। ये किसने कहा? ये कहा है बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह कौन थे? वो थे सिकंदर लोदी के शासन काल में की थी। सैयद राजवंश की स्थापना किसने की थी? खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की थी। दिल्ली के लोदी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी थे। खिज्र खान राजवंश से संबंधित है। किस राजवंश से? तो ये सैयद राजवंश से संबंधित है। आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी ने। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। कब बना था? 1517 में। आगरा को जिसने अपनी राजधानी बनाया वह शासक था। कौन था? सिकंदर लोदी था। अब हमें पढ़ना है किसके बारे में? सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला। सल्तनत कालीन प्रशासन एवं स्थापत्य कला के बारे में पढ़ना है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया स्मारक था चार मीनार। दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा विभाग का प्रमुख कौन था? दबीर खास था। दिल्ली सल्तनत के दौरान एकत्र किया जाता था। क्या एकत्र किया जाता था? खराज कर। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज पत्राचार विभाग को जाना जाता था दीवान ए इंसा नाम से। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा थी क्या थी? फारसी थी। दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली सल्तनत में राज और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ है भूमि अभिहस्तांकन जिसे इक्ता कहा जाता है का धारक। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था जिन्हें जाना जाता था बंद गान के नाम से। दिल्ली में खिलजी वंश के स्मारक में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। अलाई दरवाजे में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। कुतुब मीनार आर्किटेक्चर का उदाहरण है। ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का उदाहरण है। किसका? इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का। हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा निर्मित है पकी हुई ईंटों और चूने के गारे से। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ था। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में जमात खान मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने कराया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। भारतीय वास्तुशिल्प में सुर्खी शुरू की थी किसने? सल्तनत सुल्तान ने। हौजे सुल्तानी है कौन? एक बड़ा जलाशय का नाम क्या है? हौजे सुल्तानी। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। मोठ की मस्जिद बनी थी सिकंदर लोदी के शासनकाल में। कब बनी थी? सिकंदर लोदी के शासनकाल में। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने कराया था। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पर? ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था किसने? जयसिंह द्वितीय ने। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? खरीदादार। सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता आरिजे मुमालिक। क्या कहा जाता था? आरिजे मुमालिक कहा जाता था। अब हमें पढ़ना है सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तु कृति से मिलते हैं। कौन सा? हरिकेली नाटक।
अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद किस भाषा में लिखा है? तो इन्होंने अरबी भाषा में लिखा है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किसने किया था? अमीर हसन सिजरी ने किया था। पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत और कॉन्फू केटन के बीच व्यापार का उल्लेख किसने किया है? अल बरूनी ने। फक के मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम था? अदब उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया था? इब्न बतूता ने किया था। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है नन्नन ने। किसने लिखा है? नन्नन ने लिखा है। अमीर खुसरो, जिन्हें कबाली का पिता और भारत का तोता भी कहा जाता है, वह किसके दरबारी कवि थे? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था अब्बास खां सरवानी। ये दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। तारिके फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी क्या है? तारिके फिरोज शाही के लेखक। जौहर की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किया गया था। किसके द्वारा? अमीर खुसरो द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी, उनका क्या नाम है? अमीर खुसरो। भारत का तोता के नाम से कौन जाना जाता है? तो जाने जाते हैं आपके अमीर खुसरो। अब हम कुछ ग्रंथ देखेंगे और उनके रचनाकार देखेंगे। रस कौमुदी श्रीकंठ इसके रचनाकार है। राग विबोध इसके रचनाकार सोमनाथ है। कौन है? सोमनाथ। चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके रचनाकार है वेंकट रमन या वेंकट मखिन। नेक्स्ट है पुस्तक है, देन इसके लेखक लिखे हैं। तबकाते नासिरी। तबकाते नासिरी पुस्तक है, इसके लेखक है मिनहाज उस सिराज। ताजुल मासिर इसके लेखक क्या नाम है? ताल उल मासिर इसके लेखक है हसन निजामी। तारिक उल हिंद। तारिक उल हिंद इसके लेखक है अल बरूनी। तुगलकनामा इसके लेखक है अमीर खुसरो। देन अब कुछ रचनाकार देखेंगे, देन उनकी रचनाएं। वो है मुल्ला दाऊद, इनकी रचना क्या है? चंदायन। दामोदर कवि, इनकी रचना है पद्मवती कथा। ऑप्शन 3 है सोमनाथ, इनका रचना क्या है? राग विबोध। अमीर खुसरो, इनकी रचना क्या है? असिका। असिका क्या है? अमीर खुसरो की रचना है। देन आते हैं तबगात ए नासिरी, इनकी रचना है मिनहास उस सिराज जसमानी। तारिके फिरोज शाही, इनकी रचना है शम्स सिराज अफीफ। तुगलकनामा इनकी रचना है किसकी है? अमीर खुसरो की है। देन है हुमायूं नामा, ये किसकी पुस्तक है? ये है गुलबदन बेगम की। किसकी? गुलबदन बेगम की पुस्तक है। अब हमें पढ़ना है विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राजवंश। किसके बारे में? विजयनगर, बहमनी और अन्य प्रांतीय राज के बारे में। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? तो ये नरपति कहा जाता था। जनपद गीते जिसमें बांसवन्ना के वचन शामिल है, किस राज में संबंधित है? ये कर्नाटक से संबंधित है। हरिहर और बुक्का भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था सन 1336 में। विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? सन 1336 में हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। वह इतावली यात्री, मतलब जो इटली का एक यात्री, इतावली किसको बोलते हैं? इटली को बोलते हैं, जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया था। वो कौन था? निकोलो कोंटी था। तुलु राजवंश की स्थापना की थी किसने? वीर नरसिंह ने। विजयनगर साम्राज्य प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। जब विजयनगर साम्राज्य था उस समय क्या महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो ये विजयनगर राज्य के किनारे स्थित है। कृष्णदेव किस वंश से संबंधित है? तो ये तुलु वंश से संबंधित है। हम्पी धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है। कहाँ पर? हम्पी धरोहर स्थल में। विठल मंदिर स्मारकों के हम्पी में स्थित स्मारकों के समूह में शामिल है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है किसको? भगवान शिव को। बुक्का प्रथम भारत के किस राजवंश का संस्थापक था? तो वो संगम राजवंश का संस्थापक था।
बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी। किसने? हसन गंगू ने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। प्राचीन भारत में वीर नरसिंह किस राजवंश के शासक थे? तो ये तुलुक राजवंश के शासक थे। वर्तमान समय का हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया। इनका नाम है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के शासक थे? तो ये विजयनगर के शासक थे। किसने साहित्य अमुक्त माल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो ये है श्री कृष्णदेव राय। अन्नमया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे। वे वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कॉन्टी ने 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रसिद्ध गोलकुंडा राज किस राज्य में स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर प्रथम थे। उस इंजीनियर का नाम बताइए जो हम्पी के खंडरों को दुनिया के समक्ष लाया था। उसका नाम है कर्नल कॉलिन मैकेंजी। कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था। जैनुल आबदीन ने। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। कब आया था? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। क्या थी? कोट्टम। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरफ्तार किस विजयनगर के शासक ने वेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वो थे वेंकट द्वितीय। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। वेंकट द्वितीय। अपनी मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली काव्यत्री कौन थी? वो है गंगा देवी। कौन थी? गंगा देवी। इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने ए फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी। इसमें साम्राज्य का नाम था विजयनगर साम्राज्य। जौनपुर के सरकी शासक सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने किसके तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया था? तो ठुमरी के तर्ज पर। इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। समकालीन में इसे कर्नाटक साम्राज्यम के रूप में वर्णित किया है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। क्या थी? हम्पी थी। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। पतनुलकर राज क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए थे। वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में एक कृति की रचना की। क्या कृति का नाम था? शासन कला, जिसे आमुक्त मालिदा के नाम से जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य के सामंत थे काकतीय राजवंश के। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदेव राय ने तुलु वंश की स्थापना की थी। चंद्रगिरी विजयनगर शासकों की अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी किला भारत के किस राज्य में? तो ये है आंध्र प्रदेश में। महाकाव्य कहानी मनु चरित के लेखक कौन है? अल्लासानी पेदना। दक्षिण भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वर्णन किया था डुआर्ट बारबोसा। पुर्तगाली ये लेखक थे। कृष्णा और तुंगभद्र के बीच की भूमि रायचूर दोआब विजयनगर के राजाओं बहमनी के राजाओं के बीच संघर्ष का कारण थी। किसके संघर्ष के कारण? बहमनी के राजाओं के बीच का संघर्ष के कारण। बहमनी सल्तनत का संस्थापक जिसने सिंहासन पर बैठने के बाद बहमन शाह की उपाधि धारण की थी, उनका क्या नाम है? अलाउद्दीन हसन। अपनी आधारशिला रखे जाने के तुरंत बाद बहमनी सल्तनत की राजधानी बन गया था क्या? एहसानाबाद शहर। निजाम शाही राजवंश द्वारा शासित थी। किस राजवंश द्वारा? अहमदनगर सल्तनत के द्वारा। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हसन गंगू थे। तिरुवनंतपुरम में स्थित महल है कनकुन्नू प्लेस। कनकुन्नू प्लेस कहाँ है? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है।
कर्नाटक राज्य में स्थित स्मारक का क्या नाम है? ये नाम है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है। बीजापुर का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। औरंगाबाद शहर का संस्थापक किसे माना जाता है? मलिक अंबर को। मलिक अंबर को औरंगाबाद शहर का संस्थापक माना जाता है। संगम वंश 1336 से 1450 ईस्वी तक था। इसके जो राजा थे वो कौन थे? हरिहर प्रथम। सालू वंश ये 1485 से 1505 ईस्वी तक रहा। इसके राजा थे नरसिंह सालू। तुलु वंश ये 1505 से 1517 ईस्वी तक 1570 ईस्वी तक था। इसके राजा कौन थे? वीर नरसिंह। आरावीडु वंश ये 1570 से 1649 तक था। इसके राजा क्या थे? तिरुमाल या तिरुमल। इनका तिरुमाल भी नाम है या तिरुमल भी इन्हें कह सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में। इसको पढ़कर हम अपना क्लास एंड करेंगे। मध्ययुगीन भारत में भक्ति आंदोलन के प्रमुख अगुवाकारों में से एक थे। कौन थे? शंकराचार्य। इस्लाम का पालन करने वाले लोगों द्वारा आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते थे। कितने? 5। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को। बीजक पुस्तक के लेखक कौन है? कबीर दास। कौन है? कबीर दास। रामचरितमानस का वाकांड अध्याय जो सबसे छोटा है वो कौन सा है? किसी किंधा कांड। किसकिंधा कांड क्या है? रामचरितमानस का वाकांड है जो सबसे छोटा है। विख्यात महिला कवयित्री भगवान कृष्ण की भक्त मीराबाई वर्तमान की राजस्थान की एक राजपूत राजकुमारी थी। माधवाचार्य 12वीं शताब्दी ने माधव निंदा की रचना की, जिसमें 69 अध्याय विशिष्ट रूप से रोगों को ज्ञात करने और निदान पर आधारित हैं। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास या बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, किस हिंदू भगवान के रूप थे? तो ये विष्णु भगवान के रूप थे। हंस संप्रदाय एक प्रमुख संप्रदाय है जिसमें अनुयायी मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करते हैं। मीराबाई मेड़ता की राजपूत राजकुमारी थी। विशिष्ट द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य थे। 1600 से 1700 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियां मीर किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिंध प्रांत से। किससे? सिंध प्रांत से संबंधित है। अजमेर सूफी संत किससे संबंधित है? तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। शेर सलीम चिश्ती एक मुस्लिम संत रहते थे जहाँ फतेहपुर सिकरी बनाया गया था। रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी तुलसीदास का जन्म आधुनिक राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है और दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है। इस्लाम में जकात किसी व्यक्ति द्वारा प्रति वर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के उस हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। पैगंबर मोहम्मद के कथनों या दैनिक शिक्षाओं को उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों द्वारा संकलित किया गया, उसे क्या कहा जाता है? उसे हदीस कहा जाता है। क्या? हदीस। इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? पैगंबर मोहम्मद को। सुन्नी और शिया इस्लाम धर्म या पंथ के दो प्रमुख संप्रदाय हैं। इस्लाम के दो प्रमुख संप्रदाय कौन से? एक है सुन्नी और दूसरा है शिया। मुगल कानी प्रसिद्ध गायक तानसेन भारतीय संगीत शैली ध्रुपद से संबंधित थे। किससे संबंधित है? ध्रुपद से। शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। शरिया कानून किससे संबंधित है? मुस्लिम संप्रदाय से। वह योग जो नागपंथियों द्वारा अपनाया गया था, जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, वो कौन सी क्रिया थी? हठ योग था। सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया किसने? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, शेख निजामुद्दीन औलिया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे किसके? ख्वाजा उस्मान हारून के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया।
वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ के रूप में संकलित किया गया, वो कौन सा है? फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी किसे? शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में जानते थे शाह मोहम्मद गौस को। कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया था? तो ये चैतन्य के प्रयास से क्या वृंदावन को एक तीर्थ स्थल बनाया गया था। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया था? तो ये बनाया गया था गुरु गोविंद सिंह के याद में। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, यह कथन किसका? यह है कथन रामानंद का। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था वल्लभाचार्य ने। सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे वैष्णव संप्रदाय से। वारकरी संप्रदाय का संत कौन था? नामदेव। भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? अलवार संतों ने। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक कौन थे? नामदेव थे। मलुकदास एक संत कवि थे, कैसे? कड़ा मलुकदास एक क्या थे? संत कवि थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। सूफी उत्साह अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, उन्हें धर्मशालाएं कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्मशालाएं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? पवित्र गीतों का पाठ क्या कहलाता है? समा कहलाता है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह स्थित है कहाँ पर? दिल्ली में। मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का क्या अर्थ है? संत। सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता था? दरगाह। सूफी संत के मकबरे को क्या कहते थे? दरगाह कहा जाता है। सर्वाधिक रूढ़िवादी सूफी संप्रदाय कौन सा था? तो ये नक्शबंदी था। दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम जो प्रारंभ में जैन थे, 12वीं शताब्दी में एक चालुक राजा के दरबार में मंत्री थे, वो थे बसवना। 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना की थी किसने? गुरु घासीदास ने। पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? वल्लभाचार्य थे। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद थे। प्रारंभिक 8वीं सदी के दौरान भारत के एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे जिन्होंने अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया था। उनका नाम क्या है? आदि शंकराचार्य। महाराष्ट्र के एक संत थे चोखा मेला। भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है, क्या है? अभंग। अभंग क्या है? भक्ति काव्य का एक रूप है। तुलसीदास की रचना रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। चैतन्य जिन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता है, नदिया के एक लोकप्रिय वैष्णव संत और सुधारक थे। लाल डेड जो कि 14वीं शताब्दी की एक महिला संत थी, इनकी गिनती कश्मीरी भाषा की आरंभिक सबसे प्रसिद्ध कवित्रियों में की जाती है। किसकी गिनती? इनका नाम है लाल डेड। लाल डेड एक हिंदू संत थे जो भक्ति आंदोलन और महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे। उनका नाम है क्या है? गौरा कुंभार। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में से एक अलवारों के नेतृत्व में हुआ। वे भक्त थे विष्णु के भक्त थे। किसके भक्त थे? विष्णु के। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री थी। किस पर थी? भगवत गीता पर कमेंट्री थी। कौन सी बुक? ज्ञानेश्वरी बुक। अब हम कुछ संप्रदाय देखेंगे, देन उसके संबंधित संत देखेंगे। संप्रदाय है चिश्ती संप्रदाय। इससे संबंधित संत कौन है? शेख हमीउद्दीन नगौरी। कौन है? शेख हमीउद्दीन नगौरी हैं। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय। इससे संबंधित जो संत है शेख बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय, इससे संबंधित जो संत है वो है अहमद सरहिंदी। कादरी संप्रदाय, इससे संबंधित है शेख दाऊद किरमानी। चिश्ती संप्रदाय से शेख हमीउद्दीन नगौरी रिलेटेड है। सुहरावर्दी से
शेख बहाउद्दीन जकरिया। नक्शबंदी संप्रदाय से अहमद सरहिंदी और कादरी संप्रदाय से शेख दाऊद किरमानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हुई है। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया हुआ है, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन। हमने एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया था और मिडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से 2 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा तीसरी इसकी क्लास है मध्यकालीन इतिहास की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर एंशिएंट हिस्ट्री की भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है और मिडिएवल हिस्ट्री की भी क्रिएट कर दी है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल और विविध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हमें क्या पढ़ना है? सल्तनत काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। किसने किया था? तुर्कों ने किया था। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो ये तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो मसाहत शब्द का प्रयोग किया जाता था। वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच पानीपत का युद्ध लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में गोखर जनजाति का प्रभुत्व था। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मध्य एशिया भौगोलिक क्षेत्र बेल्ट को तुरान के रूप में दर्शाया गया था। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंदम के लेखक कौन है? तो ये है जयदेव। कौन है गीत गोविंदम के लेखक? तो है जयदेव। अब हम कुछ शासक देखेंगे और उसके शासन काल देखेंगे। इल्तुतमिश, इनका शासनकाल कब से कब तक था? 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी, इनका शासनकाल था 1296 से 1316 ईस्वी तक। शेरशाह सूरी, इनका शासनकाल था 1540 से 1545 ईस्वी तक। और अकबर, इनका शासनकाल था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसी प्रकार शासक और उनसे संबंधित राज्यों को देखेंगे। राणा हमीर मेवाड़ से संबंधित है। राणा चुंडा मारवाड़ से संबंधित है। मलिक राजा फारूकी खानदेश से संबंधित है। और मलिक सरवर ख्वाजा जहां, ये जौनपुर से संबंधित है। अब हमें पढ़ना है बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, बाबर का आक्रमण और मुगल वंश की स्थापना। बाबर तैमूर वंश में फरगाना के अपने पैतृक सिंहासन पर बैठे। कब बैठे थे? 1494 ईस्वी में। प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 तक इन्होंने शासन किया था। केवल की आयु में 1494 में फरगाना की गद्दी पर बैठे थे। कितने वर्ष की आयु में? सिर्फ 11 वर्ष की आयु में ये बैठे थे। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था। बाबर का वास्तविक नाम है जहीर-उद-दीन। जहीर-उद-दीन क्या है? बाबर का वास्तविक नाम है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कहाँ हुआ था? हरियाणा में हुआ था। तुलुगमा है। तुलुगमा क्या है? बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति को तुलुगमा कहते हैं। खानवा के युद्ध में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। किसमें जीतने के बाद? खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। कब किया था? 1519 में। घाघरा का युद्ध वर्ष क्या था? 1529। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में हुआ था। भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन है? बाबर। सबसे पहला मुगल सम्राट कौन है? बाबर है।
वह पहला मुगल शासक जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलगमा रणनीति का प्रयोग किया था। तो तुलगमा रणनीति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाबर के द्वारा किया गया। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था, वो कौन सा युद्ध था? वो था पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी। कहाँ पर? काबुल में धारण की थी। बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था। किसने? शैबानी खान ने। किसने पराजित किया था बाबर को सरे पुल के युद्ध में? तो शैबानी खान ने पराजित किया था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं एवं शेरशाह के बारे में। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम था, क्या नाम था? फरीद था। भारत में रुपए के सिक्के का सर्वप्रथम प्रारंभ किसने किया था? शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा शुरू की थी। किसने शुरू की थी? शेरशाह ने शुरू की थी। शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड को जोड़ने के लिए बनवाई थी। क्या बनाई थी? आगरा को सासाराम से जोड़ा था। यमुना नदी के तट पर दीन पनाह शहर की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। ईरान से दिल्ली तक मीर सैयद अली और अब्दुल समद मुगल शासक के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? हुमायूं के साथ आए थे। वह शासक जिसकी मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी, उसका नाम है हुमायूं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में सम्राट का मकबरा है। किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। हुमायूं की दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कालानौर में मुगल सिंहासन पर बैठाया गया था। कहाँ पर? कालानौर में। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह ने प्रारंभ की थी। शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। सूरी राजवंश की स्थापना सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? तो 1540 से 1545 तक शासन किया था। कब से? 1540 से 1545 ईस्वी तक। किसने शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था? कब? 1538 में शेर खान शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण किया और गयासुद्दीन को हराया था। सम्राट शेरशाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड को किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को 1540 में पराजित किया गया था। कब पराजित किया गया था? 1540 में। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को रुपया के रूप में मुगलों ने जारी किया था। किस रूप में चांदी के सिक्कों को जारी किया गया था? रुपया के रूप में। शासक जिसने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी, वो कौन थे? शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता कौन थे? शेरशाह सूरी थे। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था? किला ए कुहना शेरशाह ने निर्माण कराया था। किसने? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था। किस रूप में? रई। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा स्थान किससे संबंधित है? तो ये मारवाड़ से संबंधित है। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। शेरशाह ने प्रारंभ की थी पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था। शेरशाह की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी? कालिंजर में हुई थी। मध्ययुगीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था? तो ये मध्ययुगीन शासकों में सबसे ज्यादा जो शिक्षित शासक था वो कौन था? शेरशाह थे। मात्र एक मुट्ठी बजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किससे संबंध करते हैं? शेरशाह ने कहा था मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैं अपना साम्राज्य खो दिया होता। दिल्ली में पुरानी किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? शेरशाह ने कराया था। पुराना किला किसने बनवाया था? शेरशाह ने। वह इतिहासकार जिसने शेरशाह सूरी को अकबर महान से भी बेहतर राष्ट्र निर्माता माना, वो कौन है? के.आर. कानूनगो ने। हुमायूं का जन्म वर्ष हुआ था, कब हुआ था जन्म? 1508 ईस्वी में हुआ था। कब? 1508 ईस्वी में। हुमायूं 1530 से 1540 ईस्वी तक शासक थे। कहाँ के? मुगल वंश के।
हुमायूं की जीवनी को किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए सिकंदर सूरी को हराया था। किसे हराया था? सिकंदर सूरी को। चौसा का युद्ध 1539 हुमायूं और किसके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया। किसने? शेरशाह सूरी ने किया था। मुगलों को अपने तैमूर तिमजीद राजवंश का गर्व था। वे मनाया करते थे, क्या मनाया करते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान करके। मतलब जो मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर गर्व था, वे लोग कैसे मनाते थे? प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का चित्र प्रदान करके। कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी? 1540 में। कब? 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 में। कब हुआ था? 1528 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। चंदेरी का युद्ध 1528, चौसा का युद्ध 1539, कन्नौज का युद्ध 1540 और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। अब हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी किसको जाता है? राजा टोडर मल को। ये क्या थे? राजस्व मंत्री और वित्त मंत्री थे अकबर के दरबार में। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था सन 1576 ईस्वी में। वह मुगल शासक जिसने धार्मिक आधार पर लगाए गए जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, उनका क्या नाम था? अकबर था। इन्होंने जजिया और तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। वह मुगल सम्राट जिसके द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था, वो कौन थे? अकबर थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। रहीम खान कौन थे? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक था, कौन थे? बैरम खान थे। अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की बदायूं ने। और वह मुगल सम्राट जो अनपढ़ था, उसका नाम है अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद नाम से कौन से मुगल शासक प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई बैरम खान ने किसको हराया था? पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हराया था। तानसेन ने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था। किसने? तानसेन ने। फतेहपुर सीकरी शहर मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित पहला शहर था। पहला शहर कौन था मुगल साम्राज्य द्वारा नियोजित? फतेहपुर सीकरी। समन्वयी धर्म दीने इलाही, शाब्दिक अर्थ है ईश्वर का धन, की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। किसने? चांद बीबी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्ते अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया, वो किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। अब्दुल रहीम खाने खाना बैरम खां का बेटा था, जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहमदनगर की रानी चांद बीबी ने अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अकबर 1565 ईस्वी में सम्राट बने थे। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय है सार्वभौमिक शांति। अकबर द्वारा वर्ष 1575 में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था। मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई थी। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। अकबर 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। मुगल शासक अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी? सम्राट अकबर की, जिन्हें आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया था। अवध, बंगाल और हैदराबाद। अवध, बंगाल और हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था, क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम क्या थी? सम्राट अकबर की माँ थी।
अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। कितने नंबर के थे? तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी दिल्ली। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे कौन कौन? तानसेन और हरिदास। दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन है? अब्दुल कादिर बदायूनी। कौन थे? इन्होंने दीन इलाही को धर्म कहने वाला इतिहासकार माना जाता है। राम सीता की आकृतियों रामसीय देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के किसने चलाए थे? तो ये अकबर ने चलाए थे। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपे दर्जा दिया जाने वाला व्यक्ति कौन था? मुजफ्फर खां तुर्बाती। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, उनका क्या नाम है? हरि विजय सूरी। आदम खां किसके द्वारा मारा गया था? तो ये बादशाह अकबर के द्वारा मारा गया था। वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है वो बादशाह अकबर थे। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था बादशाह अकबर। अकबर के राजकाल में दक्षिण में वह एक प्रांत जो मुगल राज का भाग नहीं था वो क्या था? गोलकंडा क्या था? मुगल राज का भाग नहीं था। राजपूताना राज जिसके शासन में अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, किसने? मेवाड़ ने। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया था वह कौन सा ग्रह था? कछवाहों के ग्रह से। किसके? कछवाहों के ग्रह से। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। कौन सा था? जब्त था, जिसको क्या कहते थे? भू राजस्व वसूली को जब्त कहा जाता था। चांदी बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाह थी। कहाँ की थी? बीजापुर बादशाहत की। 1192 में क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तराइन का द्वितीय युद्ध। 1707 में क्या हुआ था? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। दक्कन का वह राज जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वो कौन सा राज था? अहमदनगर था। 1551 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने चेरो जनजाति को हराया था। कौन सी जनजाति को? चेरो जनजाति को। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध था। किसने? अकबर ने किया था। तीर्थ यात्रा से संबंधित कर जो धार्मिक भेदभाव पर आधारित था अकबर ने कब समाप्त किया था? वर्ष 1563 ईस्वी में। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। संत शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण किया था। हमीदा बानो मरियम मकानी मुगल बादशाह की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी थी। अकबर ने वर्ष 1580 में पिछले 10 वर्षों के राजस्व आंकड़ों का विश्लेषण किया जिसमें मूल में उतार चढ़ाव और भूमि उत्पादकता की जानकारी शामिल थी। दीन इलाही नामक एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अकबर के साम्राज्य में सेनापति क्या कहलाते थे? फौजदार कहलाते थे। लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात अकबर की मृत्यु 1605 में हुई थी। उसे आगरा से बाहर सिकंदराबाद में दफनाया गया था। 1576 में मेवाड़ के राजपूत शासक ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान छोड़कर भाग गए। कौन थे इनका नाम? महाराणा प्रताप। हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था। वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने शासनकाल के शुरुआती वर्षों के दौरान अकबर का शासन वास्तव में उनके बैरम खां नामक शासक द्वारा चलाया गया था। जब अकबर 13 वर्ष के थे तो शासन कौन करता था? बैरम खां करते थे उनके नाम पर, जब तक अकबर युवा नहीं हो गए। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कंटा का बचाव करने के दौरान रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। भारत में मध्ययुगीन काल के विद्वान अबुल फजल दरबारी थे। कहाँ के? अकबर के दरबारी थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1565 ईस्वी में। कब? 1565 ईस्वी में।
जोधाबाई का विवाह हुआ था, किससे हुआ था? अकबर के साथ हुआ था। मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति था मानसिंह प्रथम। तुकोरोई की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1575 में। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हम पढ़ेंगे जहांगीर और शाहजहां के बारे में। संगमरमर पर पियत्रा डायरा पित्रादुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहां के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने क्या किया था? कश्मीर शालीमार बाग का निर्माण किया था। शाही फरमान के मुद्दे पर वह मुगल सम्राट जिसका संबंध थॉमस रो से था, वो क्या नाम है उनका? जहांगीर। भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना शाहजहां मुगल शासक ने की थी। शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? शाहजहां का पुत्र था। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर किले में मिला था। वह मुगल शासक जिसने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से समझौता किया था। उसका क्या नाम था? जहांगीर नाम था। मुगल शासक जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? तो ये अकबर के पुत्र थे। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। कहाँ के? जहां आरा ने। किसने? जहां आरा ने। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जुझार सिंह बुंदेला ने। युवराज खुर्रम ने किस वर्ष शाहजहां की उपाधि प्राप्त की थी? तो 1617 ईस्वी में। जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की उपाधि प्रदान की थी वह कौन थे? अबुल हसन ने जहांगीर को नादिर उज उजमा की पदवी प्रदान की थी। वह शासक जिसके एक सिख गुरु का सर कलम करवाया था, क्या नाम था? जहांगीर नाम था। जहांगीर के विद्रोह किया था किसने? खुर्रम ने, महाबत खान ने और खुसरो ने। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? ये थे विलियम हॉकिंस। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था किसके शासनकाल में? तो ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। वह कला जिसको जहांगीर के संरक्षण किया था वो कौन सी कला थी? चित्रकला थी। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। किसको? विलियम हॉकिंस को। मुगल सम्राट जिसके तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था जहांगीर ने। मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासन में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुई थी। किसके काल में? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुई थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वो थे गुरु अर्जुन देव। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था जहांगीर। नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वो कौन थे? फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। वह विदेश यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी वो थे फ्रांसिस्को पेल्सर्ट। मुगल सेना के चिकित्सक नियुक्त किए गए थे, वॉर्नियर को किया गया था। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था किसने? मीर जुमला ने। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी किसे? दारा सिकोह को दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? कविंद्राचार्य ने। वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी उसका नाम क्या है? शाहजहां। अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठे थे जहांगीर बैठे थे। मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत शासक अमर सिंह ने जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुगलों की सेवा को स्वीकार किया था। विलियम हॉकिंस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिले थे। कौन? विलियम हॉकिंस। जहांगीर की मृत्यु हुई थी कब हुई थी? ये हुई थी 1627 ईस्वी में। मुगल शासक जहांगीर के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसने अपने ससुर एतमाद उद दौला के प्रभाव में शासन किया था।
बेगम नूरजहां का विवाह, पूर्ण नाम क्या था? मेहर उन्निसा। मेहर उन्निसा किसका नाम था? बेगम नूरजहां के विवाह के से पूर्व उनका नाम था। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर ने मेहर उन निशा से निकाह किया था। उससे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी। अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को जहांगीर का खिताब मिला था, जिसका अर्थ है विजय, जिसका क्या अर्थ है? विश्व विजेता। क्या अर्थ है? विश्व विजेता। राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी कब? 1605 ईस्वी में। दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां। शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जाता है। शाहजहां को क्या कहा जाता है? वास्तुकार राजा, क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला संस्कृति का एक अनूठा विकास देखा था। शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र का क्या नाम है? वो है दारा शिकोह। मुगल सिंहासन संभालने से पहले शाहजहां को क्या कहा जाता था? खुर्रम कहा जाता था। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्न जड़ित सिंहासन था, जिस पर भारत के मुगल सम्राटों की हुकूमत थी। किसकी हुकूमत थी? मुगल सम्राटों की। फ्रांस का रहने वाला फ्रांकोइस बर्नियर शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार से जुड़े हुए थे। शाहजहां कितने नंबर के शासक थे? तो ये 5वें नंबर के शासक थे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को 2 से 4 बार देखिएगा, आपको चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, हैव अ गुड डे। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास। ये संगम एग्जाम पॉइंटर की बुक है, जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है, जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। साथ ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट था वो कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है औरंगजेब के बारे में। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? वो है औरंगजेब। इन्होंने क्या किया था? जजिया फिर से लगाया था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता नहीं था वो थे औरंगजेब। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है। किसे? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब को आलमगीर शीर्षक दिया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दारा शिकोह को दफनाया गया था कहाँ पर? दिल्ली में दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था। किसने? औरंगजेब ने सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को अपने मुगल सेना में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो ये औरंगजेब रहे थे। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था। किसे? ईश्वरदास नागर को अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ढूंढ निकाला था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र? वीणा बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोपण हुआ है वो कौन है? वो है औरंगजेब। इन्हें 2 बार इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो एक है बीजापुर और दूसरा है गोलकुंडा। गोलकुंडा और बीजापुर, इन 2 राज्यों को दक्षिण के औरंगजेब ने क्या किया गया था? विजय प्राप्त की थी इन दोनों पर। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांआरा को साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। किसके मकबरे को?
अकबर के मकबरे को। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। किससे हार गया थे दारा शिकोह? औरंगजेब से। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था किसे? दारा शिकोह को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। पुरंदर की संधि किससे किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, इसका निधन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। कहाँ पर? आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। अब हम औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रम देखेंगे। जैसे बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी? फरवरी 1658 में। कब? फरवरी 1658 में। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई थी और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुई थी। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659। अब हमें पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल। क्या पढ़ना है? उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपके वो गलत होने के चांस बिल्कुल 0 रहेंगे। वह स्थान जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, वो कौन सा जगह थी? वो है रंगून। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने? सुलेमान शिकोह ने हराया था। पहला कठपुतली सम्राट किसे माना जाता है? जहांगीर शाह को पहला कठपुतली सम्राट माना जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत में मयूर सिंहासन लेकर गया था कौन? नादिर शाह मयूर सिंहासन लेकर गया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो वो अफगानिस्तान से आया था। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये क्या? अंग्रेजों के पेंशन भोगी बने थे। शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। और मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो थे अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था, वो कौन थे? वो थे नादिर शाह। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर लिया गया था। कब? 1858 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वो थे वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। कौन सा? करनाल का युद्ध। बहादुर प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश के संस्थापक थे? तो मुगल वंश के शासक थे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या है? 1683। 1683 में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। अब हमें पढ़ना है मुगल कालीन प्रशासन और स्थापत्य एवं कला।
दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां हैं। कितनी खिड़कियां? 953। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वो कौन सा है? कुतुब मीनार परिसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के सहयोगी बने थे, हुमायूं के सहयोगी बने थे। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। पंचमहल स्थित है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है। गोल गुम्बद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बीजापुर का। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी क्वींस स्टेपवेल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से पहली प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। प्लेग के उन्मूलन के लिए चार मीनार का निर्माण किया गया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से था जिसे जरी करम गोल्डन पेन की उपाधि सम्मानित किया गया था, वो थे मोहम्मद हुसैन। इन्हें गोल्डन पेन की उपाधि मिली थी कहाँ पर? अकबर के दरबार में। प्रसिद्ध गोल गुम्बद स्थित है कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पीए डाडूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पीए डाडूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? बुलंद दरवाजा। मुगल स्मारक ताजमहल। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया था। किसने? यूनेस्को ने 1983 में किसे? ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल किया था। और जो ताजमहल बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ था। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो ये वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1665 ईस्वी में हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक इसकी राजधानी थी, तो ये अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। कौन सी? मोती मस्जिद और पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत
मस्जिदें शामिल हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुड जंजीला किला चारों ओर किससे घिरा है? तो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। हुमायूं सम्राट, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किस? जजिया। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान इल्तुमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। तो ये कौन थे? अकबर थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वो कौन सा है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीरा बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वो है बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी। कहाँ पर? जयपुर में जंतर मंतर की स्थापना की गई थी सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। दिल्ली के पुराना किला ने वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ है? राजस्व कार। भोग का क्या अर्थ होता है मध्यकाल में? राजस्व कार। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार किसको दिया गया था? तो मीर बख्शी को दिया गया था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। मुगल प्रशासन के संबंध में अपवाव की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? जमीन पर मूल्य लगाने से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का क्या अर्थ है? राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति था? तो मीर बख्शी सेनापति थे। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का क्या अर्थ है? जिला। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ जिला था। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हुमायूं और शेरशाह को दिया जाता है। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किस लिए लोकप्रिय था? शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय था। अलंकरण की कला में जिसे पिएट ड्यूरा कहा जाता था शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी था। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। 1689 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा किसका? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। दक्कन का ताज के नाम से किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरे को।
ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ किसने की थी? मुगलों ने की थी। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसे? जैसलमेर के किलों को। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1734 में कराया गया था। असम में पोवा मक्का का मकबरा पीर गियासुद्दीन औलिया से संबंधित है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने कराया था? राव जोधा जी ने। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किले में है। कहाँ पर है? विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार है वो है कुंभलगढ़ के किले में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था वर्ष 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे, कहाँ पर जाना पड़ेगा? नई दिल्ली में जाना पड़ेगा। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? हमीदा बानो बेगम के द्वारा। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है किसे? हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ पर स्थित था? तो उत्तर प्रदेश में स्थित था। शाह ए हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे जाता है? तानसेन को जाता है। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय तानसेन को जाता है। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो बीरबल का नाम क्या था? महेश दास भी था। तानसेन का जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे कौन? मियाँ तानसेन। कौन थे? मियाँ तानसेन थे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था। कहाँ पर? जयपुर में और लखनऊ में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। शेख चेहली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चेहली का मकबरा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। इसके आगे का पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे। गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। हम पढ़ रहे थे मिडीवल हिस्ट्री। संगम एग्जाम पॉइंटर की ये बुक है जिसमें 35 वर्षों के जीएस पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले हमने इसके 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। ये आज लास्ट पार्ट है। एंशिएंट हिस्ट्री हमने पूरी कंप्लीट कर दी है। मिडीवल हिस्ट्री भी आज कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर पेपर में क्वेश्चन रिपीट होगा तो क्वेश्चन गलत भी नहीं होंगे आपके। मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ का बाह-उल असमार शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया गया था। कौन सा ग्रंथ था? ये राज तरंगिणी था। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण
दिया था। किसने? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को किसने संरक्षण दिया था? तो ये भाटा के राजा थे रामचंद्र सिंह ने। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा जगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का क्या नाम है? तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। आईने अकबरी किसने लिखा था? तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है कासगंज। अमीर खुसरो का कहाँ जन्म हुआ था? कासगंज में हुआ था। वह संत जिनको रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, वो कौन है? गोस्वामी तुलसीदास। अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? तो ये 3 पुस्तकों में विभाजित है। 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था। उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए सराहा गया। किसे? हाफिज को सराहा गया था। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। आईने अकबरी किसने लिखी है? तो ये अबुल फजल ने लिखी है। यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहां के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। कौन से 2 कवि हैं? एक है अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। मध्यकाल में भारत में आने वाले यात्रियों में अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इसे इतिवृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिवृत्त, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और कविताएं लिखी गई है। इन साहित्यिक स्रोतों को इतिवृत्त कहते हैं। विदेशी यात्री जिसने अनारकली की दंत कला का उल्लेख किया है, उसका क्या नाम है? विलियम फिंच। अकबर के काल के विख्यात रचनाकार कौन है? गिजाली मजदी हैं। तबकाते अकबरी के लेखक कौन है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन कौन है? तबकाते अकबरी के लेखक है। दिल्ली में एक साहित्यिक केंद्र बैतुल उलूम स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जेबुन निशा ने स्थापित किया था। वह मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था, उसका क्या नाम है? शाहजहां। अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र में क्या है? अनवारे सुहेली नामक ग्रंथ है जिसका अनुवाद है पंचतंत्र। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कौन था? कलीम क्या थे? शाहजहां के शासनकाल के राजकवि। हित उपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने हित उपदेश का फारसी में अनुवाद किया था। हिंदी धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। मुगलों की सरकारी भाषा थी फारसी। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी थी। बादम बादसनामा की रचना किसके द्वारा की गई है? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा बादसनामा की रचना की गई है। मध्ययुगीन काव्य पद्यावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईने अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को तसूज नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। किसमें? तसूज नामक समान भागों में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो कलकत्ता या कोलकाता में प्रकाशित हुआ था। फारसी, अरबी और तुर्की के साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान कौन थे? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना थे। कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। मुगल भारत में किया गया महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जमनामा से जाना जाता है। कि महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा से। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संकलन है। इसके मुगल शासक थे औरंगजेब। उपनिषदों का संस्कृत में फारसी अनुवाद करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दारा शिकोह को दिया जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो तुर्की भाषा में मुगल सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। लॉर्ड वेबल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच एक समझौते पर पहुंचने के लिए सम्मेलन बुलाया था। कब बुलाया था? कहाँ बुलाया था? शिमला में बुलाया था। 1722 में आगरा की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी। हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? तो मुर्शिदाबाद में स्थित है। 1987 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस युद्ध का नेतृत्व किया था? चौधरी देवीलाल ने तो न्याय युद्ध आंदोलन।
फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किस रूप में किया है? तो ईश्वर की छाया के रूप में किया है। बाबरनामा बाबर की कृति है। शाहजहांनामा में मोहम्मद ताहिर इनायत खान। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। और तुजुक जहांगीरी ये जहांगीर की पुस्तक है। अब है दलाइल ए फिरोज शाही। दलाइल ए फिरोज शाही, इसके लेखक कौन है? अजाउद्दीन खालिद खान। मुंसत ए महरू, ये किसकी रचना है? आइन उल मुल्क मुल्तानी की। आइन उल मुल्क मुल्तानी की। तारिके मुबारक शाही, ये किसकी है? यैया बिन अहमद सरहिंदी की। तारिके फिरोज शाही, ये किसकी रचना है? शम्स सिराज अफीफ की। भीमसेन, भीमसेन किससे संबंधित है? नुस्ख ए दिल खुशा से। ख्वांदा मीर हुमायूं नामा से रिलेटेड है। मोहम्मद काजिम आलमगीरनामा और हसन निजामी ताजुल मासिर से। अब हमें पढ़ना है शिवाजी एवं उनका मराठा साम्राज्य। क्या पढ़ना है? शिवाजी एवं उनका मराठा साम्राज्य के बारे में। वह सेना जिसकी ताकत छापामार और गुरिल्ला रणनीति थी, वो कौन थे? मराठा थे। दूसरे बाजीराव का दत्तक पुत्र नाना साहेब को मराठों का शासक मानने से किसने इनकार किया था? डलहौजी ने किया था। भोसले मराठा घराने से संबंधित थे। किस घराने से संबंधित थे? छत्रपति शिवाजी के घराने से। वह राजा जिसके प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई गई थी, कौन थे? शिवाजी। वासंत जो शिवाजी के समकालीन थे, वो थे तुकाराम। तुकाराम कौन थे? शिवाजी के समकालीन। मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में किसने भाग लिया था? मराठों ने लिया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे थे मराठा उभरे थे। छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? चाकन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण और चौथा है सूरत पर आक्रमण और लूटना। छत्रपति शिवाजी के राज में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी, रुपया नहीं था। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी अवस्थित थी कहाँ पर? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? रायगढ़। मराठा देवियों में जिसने 1700 ईस्वी में आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, वो है ताराबाई। किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया? वो समय था बालाजी बाजीराव का समय। शिवाजी ने मुगलों पर किस युद्ध में हराया था? तो शिवाजी ने मुगलों को सलहार के युद्ध में हराया था। शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से। सरनोबात मतलब सैन्य प्रशासन। वर्ष 802 में पेशवा ने बसीन की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, इंदौर के होलकर से पराजय होने के बाद। दक्कन के मराठों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? तो इसे चौथ कहा जाता था। अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गोंड से संबंधित है। गुरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी को छत्रपति का ताज पहनाया गया था कब? 1674 में। छत्रपति शिवाजी महाराज 1674 से 1680 ईस्वी शासक थे, मराठा वंश के शासक थे। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? बाजीराव प्रथम। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को जाना जाता था अष्टप्रधान के नाम से। किस नाम से? अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। बालाजी विश्वनाथ ने कब से कब तक शासन किया था? 1713 से 1720 तक। बाजीराव प्रथम, इन्होंने 720 से 740 तक शासन किया था। माधवराव प्रथम, इन्होंने 1761 से 1722। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 तक इन्होंने शासन किया। माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक इन्होंने शासन किया और नारायण राव ने 1772 से 1773 शासन किया। ये क्रम है, इसे आप एज इट एज याद कर लीजिएगा। इसी क्रम में एग्जाम में पेशवा के शासनकाल का क्रम आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आए, उसके बाद बाजीराव प्रथम, फिर माधवराव प्रथम और फिर नारायण राव। अब हम पढ़ेंगे मुगल काल और उससे संबंधित कुछ विविध चीजों को। मुगल शासन के दौरान
एक कोतवाल की सही भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसे टोडरमल को दिया जाता है। 17वीं सदी में सिख गुरु ने दारा सिखों को पनाह दी थी। किसे? गुरु हरराय। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था गोलकुंडा खदान से। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो इसे कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखे गए रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड या अध्याय कौन सा है? वे है बालकांड। हैदराबाद चिन किलिच खां के शासनकाल के तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किससे संबंधित है? तो ये काकतीय वंश से संबंधित है। रुद्रमा देवी किससे संबंधित है? काकतीय वंश से। गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। 13वीं शताब्दी में गोलकुंडा किले का निर्माण काकतीय शासकों द्वारा किया गया था। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? तो ये जौनपुर में बनवाया था। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यिक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज स्थापित किया था। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। भारत में मध्यकाल 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन सा? यादवेंद्र गार्डन। चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागलों चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। मुगल काल में देह का तात्पर्य क्या था? गांव से था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द का उल्लेख राजवंश के अभिलेखों में हुआ है। कौन से राजवंश का? ससेनियन राजवंश का। फ्रांसीसी यात्री जिसने काशी को भारत का एथेंस कहा था, वो है बर्नियर। इन्होंने बर्नियर ने क्या कहा था? काशी को भारत का एथेंस। मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है किस शब्द का? भू राजस्व का प्रतिनिधित्व करता है। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? सरधना में। मुगल काल में दरबारी भाषा थी पारसी। मुगल काल में कौन सी दरबारी भाषा थी? पारसी भाषा थी। रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वासपात था। कौन? नजीम खान। गजियुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक हफ्त कुलुजुम है क्या है? प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। सुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। दक्षिण भारत के पेलीगार क्या थे? ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। कौन? पेलीगार। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने किया था। दस्तार बंदान कहलाते थे। उलेमा को दस्तार बंदान कहते थे। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार कहाँ से लिया था? पारसियों में ये नवरोज का त्यौहार मनाया जाता था। जवाबित क्या थे? राज्य कानून थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व। मुगल काल में मौलिम था, एक जहाज था। खिदमती है पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देकर। खिदमती क्या है? जो भारतीय सरदार पराजित हो जाते थे, वो जो कर देते थे उसे हम खिदमती कहते थे। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता था, वो गुरु गोविंद सिंह थे। मुगल काल में करोड़ी थे भू राजस्व अधिकारी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक का लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सूर्यवंशी गजपति राजवंश का संस्थापक। कपिलेंद्र देव जिसने 15वीं शताब्दी में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। मुगल काल के दौरान नौबत खाना नामक स्थान का सही विवरण है नगाड़ा घर। पाकिस्तान के लाहौर शहर में गार्डन ऑफ द मुगल सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है।
पाकिस्तान का जो शहर है लाहौर, इसे गार्डन ऑफ द मुगल सिटी या सिटी ऑफ गार्डन कहा जाता है। अब हम कुछ देखेंगे युद्ध किस समय हुए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। फिर आता है प्लासी का युद्ध, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? 23 जून 1757 को। फिर होता है हल्दी घाटी का युद्ध, ये कब हुआ था? 18 से 21 जून के बीच हुआ था 1576 में। किसके किसके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच। फिर होता है तालीकोटा का युद्ध, ये कब हुआ था? जनवरी 1565 में। विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच। एक बार और देख लीजिए आप लोग। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल 1526 को। प्लासी का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच, ये हुआ था 23 जून 1757 को। हल्दी घाटी का युद्ध ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के बीच, ये कब हुआ था? 18 और 21 जून 1576 को। फिर हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ये हुआ था विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के सल्तनत के बीच, ये हुआ था जनवरी 1565 में। आइए अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर कुछ कवित्री दी गई हैं और उनकी पुस्तकें दी गई हैं। गंगाबाई देवी त्रिया निषेध नाम से इनकी पुस्तक है। दयाबाई इनकी पुस्तक है विनय मालिका। सहजोबाई इनकी पुस्तक है सहज प्रकाश। सोनकुमा इनकी पुस्तक है स्वर्ण बेली की कविता। बिलग्राम का युद्ध ये कब हुआ था? 26 जून 1539 को। सरनाल का युद्ध ये हुआ था 1572 में। धर्मत का युद्ध ये हुआ था 15 अप्रैल 1658 को। और जजाऊ का युद्ध ये कब हुआ था? 12 जून 1707 को। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा तो आपका एक बार एक भी क्वेश्चन रिपीट होगा तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये कब किस वर्ष बना था? ये बना था 1408 ईस्वी में। शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में है, ये कब बना था? ये बना था 1545 ईस्वी में। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, ये कब बना था? ये बना था 1570 ईस्वी में। रबिया उद दौरानी का मकबरा जो औरंगाबाद में, ये कब बना था? 1678 ईस्वी में बना था। दाम क्या होता था? ताम की मुद्रा को दाम कहा जाता था। देसाई किसे कहते थे? राजस्व अधिकारी को देसाई कहा जाता था। दीवान किसे कहते थे? प्रांतीय राज के प्रमुख को दीवान कहते थे। जरीब किसे कहते थे? भूमि की लंबाई नापने की इकाई को क्या कहते थे? जरीब कहते थे। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। 1817 और 19 में तृतीय मराठा युद्ध हुआ था और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध ये कब हुआ था? 1194 में। कब हुआ था? 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। तैमूर पर आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। और घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 में। अकबर के दीवान कौन थे? मुजफ्फर खान। जहांगीर के दीवान कौन थे? ग्यास बेग एतमाद उद्दौला। ग्यास बेग उतमाद उद्दौला ये जहांगीर के दीवान थे। शाहजहां के दीवान कौन थे? सादुल्ला खान। औरंगजेब के दीवान कौन थे? असद खान। अब हम विदेशी यात्रियों को उनके भारत में आने का सही कालक्रम देखेंगे। जैसे सबसे पहले कौन आए थे? ये आए थे रॉल्फ फिंच। ये कब आए थे? 1583 ईस्वी में आए थे। फिर आए थे विलियम हॉकिंस। ये कब आए थे? 1608 ईस्वी में आए थे। फिर आए थे निकोलस डाउंटन। ये आए थे 1613 ईस्वी में। और फिर आए थे सर थॉमस रो। ये आए थे 1614 ईस्वी में। कब आए थे? 1614 ईस्वी में। तो हमारा यहीं पर मध्यकालीन भारत पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो को सारी मैं कंपाइल करके अपलोड कर दूंगी, आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आधुनिक इतिहास के साथ। बाय बाय, हैव अ गुड डे।